लोगों का, मीडिया जगत से जुड़े हुए साथियों का जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर काम करते हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कदम जो उठाने जा रहे हैं भारत की राजनीति में, उसके साक्षी आप बनेंगे और आप लोग सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद तो करता ही हूँ। अब सबसे पहले जो हम काम करने जा रहे हैं उससे पहले मैं मंचासीन अपने साथियों का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपसे परिचय करा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आप लोग किन से बात करने वाले हैं। मेरे दाहिने साइड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, आप सभी को प्रेस इनवाइट मिले होंगे। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमोल मडामे भारतीय जी जो महाराष्ट्र से हैं, इनके साथ बैठी हैं हमारी ज्योतिर्मय राय भारतीय जी, ये मऊ यूपी से आती हैं और ये हमारी महिला राष्ट्रीय अध्यक्षा है। फिर उस ओर चलते हैं हमारे प्रदीप यादव जी, ये आजमगढ़ से हैं यूपी से और ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके साथ हमारे वीरेंद्र धीवर जी हैं, ये मुंबई महाराष्ट्र से आते हैं, ये भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे रीटा ठाकुर भारतीय जी, ये छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं और ये राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा है हमारे किसान मोर्चा की। अब मैं आपका इंट्रोडक्शन अपनी बाएं साइड पे कराता हूँ। ये आशीष श्रीवास्तव भारती जी, ये लखनऊ के से आते हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। डॉक्टर प्रियांक बंतिया भारतीय, ये बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं, मास्टर्स डिग्री इनके पास है, अपना अच्छा खासा प्रोफेशन चला रहे हैं और मध्य प्रदेश से आते हैं, इंदौर से। इनके बिल्कुल कॉर्नर में है जितेंद्र सिंह जी जो हमारे गुजरात प्रभारी हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के। ये तो मैंने आप लोगों को एक छोटा सा परिचय दे दिया है नाम के आधार पर कि हम लोग किन किन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और मेरा नाम है सुनील शर्मा भारतीय, मैं दिल्ली से ही हूँ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व मुझे सौंपा गया है। आप लोगों को प्रेस इनवाइट मिला था जिसमें हमने आपको बताया था कि आज हम किस उद्देश्य से यहाँ पर आने वाले हैं। वो उद्देश्य ज्यादा दूर नहीं है। उससे पहले आपने कुछ डिफरेंट देखा होगा कि सामने आपके पास टेबल पर ये कुछ मटकियां पड़ी है, वो भी काले रंग की पड़ी है। तो ये सिंबॉलिक है और ये सिंबल किस चीज का है और ये संकेत किस चीज का है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा एक सबके ऊपर नाम लिखा हुआ है, मैं इस तरफ से शुरू करता हूं अपने बाएं साइड से। सबसे पहले है काली मटकी, जिसको हमने पाप का घड़ा नाम से संबोधित किया है और इसका नाम है भ्रष्टाचार। अब ये क्यों है ये भी मैं अभी इनका 7वें तक आते आते बता दूंगा आपको। फिर उसके बाद दूसरा घड़ा आता है किसान विरोधी नीति, फिर तीसरा घड़ा आता है सांप्रदायिकता, चौथा घड़ा है बेरोजगारी, फिर 5वें नंबर पर आता है शिक्षा का गिरता स्तर और फिर उसके बाद आता है स्वास्थ्य सेवाओं का गिरता स्तर और अंत में आता है महिला अत्याचार। क्रम इनका थोड़ा सा गलत हो गया है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब ये 7 जो घड़े हैं इनको हमने नाम दिया है पाप के 7 घड़े। अब ये पाप किसको फोड़ेंगे और उसके बाद नव युग की शुरुआत करने के लिए हम कैंडिडेट्स कुछ तो सेलेक्ट कर चुके हैं और बाकी आप ही के माध्यम से आह्वान करेंगे देश की जनता से कि यदि आप ऊब चुके हैं इस प्रकार की राजनीति से और राजनीति के स्तर को बदलना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आइए, आगे बढ़िए। हम मंच खड़ा कर चुके हैं, पिछले 3-4 साल से हम लगातार लगे हुए थे और हमने मंच तैयार कर दिया है। आइए देश की राजनीति का एक सक्रिय हिस्सा बनिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वो सही काम नहीं कर रहे और आप में जज्बा है, आप में हिम्मत है, कौशल है, आइए मंच हमने तैयार कर दिया, हमारे साथ आइए, देश को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं हमारा जो भ्रष्टाचार की मटकी है, हमारे लीडर जितेंद्र जी, आप जरा इसको सांकेतिक रूप से फोड़िए कि अब पाप का घड़ा आपका भर चुका है, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है उसके बाद ही एक नई शुरुआत होती है। आप प्लीज प्रतीक चिन्ह से इसको फोड़ने का कष्ट कीजिए, आप टच करा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम ये भी नहीं चाहते कि यहाँ फैल जाए सारा। रुको, वहाँ पे फोटो निकलने दो उनका। 2-4 फोटो ले लीजिए। भ्रष्टाचार की मटकी फोड़ दी गई है, पहली मटकी, पहली अचीवमेंट 75 साल की। दूसरा अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में हमारी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा रीटा ठाकुर जी बैठी है। चूंकि किसान विरोधी नीति है और वो किसानों की नीति, किसानों की अच्छी दशा के लिए कार्यरत नहीं है, तो शुभारंभ एक महिला से क्यों ना करा जाए और वो भी किसान महिला, तो ये इससे बेहतर और कुछ विकल्प नहीं हो सकता।
गुस्सा निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकती है। वो नीतियां बना के निकालेंगे। ये यही है सकारात्मक सोच जिसके लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी पिछले 3-4 साल से लगातार कार्यरत है। फिर इसके बाद आते हैं सांप्रदायिकता। 40-45 साल तो मेरे को भी हो गए, बचपन में मैं शायद 5 साल की उम्र में समझने लग पड़ा था थोड़ी थोड़ी चीजें। सांप्रदायिकता तब से चल रही है, आज तक इसका हल हुआ नहीं है। हर पार्टी इसका अपने अपने तरीके से उपयोग करती रहती है। तो सांप्रदायिकता की मटकी फोड़ने का जिम्मा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप आजमी जी उठाएंगे। प्रदीप यादव भारतीय जी, आजमगढ़ जिले से, रहते दिल्ली में है। सांप्रदायिकता कहाँ है? ये तीसरे नंबर पे सांप्रदायिकता है। लगा दीजिए, आप मीडिया कह रहे हैं तो सफाई भी हम ही कर देंगे, कोई बात नहीं, फोड़ दो, कर दीजिए। चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे युवा नेता और मीडिया से ही संबंधित है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी मैं पिछले 35-40 साल से सुन रहा हूं, हल हो नहीं रहा इसका। गौरव श्रीवास्तव भारतीय जी, ये रायबरेली से आते हैं। इसका आपका घड़ा आप ही फोड़िए और फिर उसके बाद नवयुग की शुरुआत भी आप ही ने करनी है। प्रदीप जी से सीखा नहीं आपने? फिर इसके बाद आता है शिक्षा का गिरता स्तर। इन मुद्दों को फोड़ना फिलहाल सांकेतिक है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। शिक्षा का गिरता स्तर के ऊपर हमारे शिक्षक महोदय आज रहे नहीं, आए नहीं, कोई नहीं। तो अटल जी आप आइए इधर। ये चूंकि शिक्षा से ही संबंधित है, अपने स्कूल में प्रिंसिपल है ग्रेटर नोएडा में, तो इनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। शिक्षा का गिरता स्तर, और ये प्रयास भी कर रहे हैं लगातार। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। पिछले 2-3 वर्ष में आपने देखा, इतनी बड़ी महामारी आई थी, मैं नहीं, लेकिन इतनी बड़ी महामारी आई, वहां हमारी पूरी कलई खुल गई, पूरी पोल खुल गई थी कि हमारा शिक्षा का स्वास्थ्य का स्तर कैसा है। और हमारे स्वास्थ्य के स्तर को लगातार पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इंडिविजुअली कर रहे थे तो वो स्तर नहीं मिल पाया था। इसीलिए हमने ये मंच तैयार किया है कि अकेले इतने बड़े पाप नहीं फूटेंगे, मिलकर काम करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से हमारे साथी, हमारे समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंक बंतिया भारतीय, वो इसका शुभारंभ करेंगे, इसको तोड़कर। अब सबसे अंत में, हालांकि होना सबसे पहले चाहिए था, क्योंकि आधी आबादी आधी सत्ता, ये हमारा नारा है कि देश की आधी जनसंख्या जो महिलाएं हैं, तो उनकी जब तक प्रतिनिधित्व आधा नहीं होगा संसद में या विधानसभाओं में, तब तक उनके हित की नीतियां तो बनेगी नहीं। महिला अत्याचारों की लेटेस्ट मणिपुर मुद्दा भूल गई जनता शायद, क्या हुआ था उनके साथ। इस तरीके के कितने अनगिनत मुद्दे हर रोज हर दिन होते रहते हैं, और महिलाओं का सम्मान की बातें जरूर की जाती हैं। मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, और महिलाओं के लिए किया क्या जाता है वो सभी को मालूम है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ज्योतिर्मय जी आए और इस बात के गड़े को तोड़े, और फिर एकदम शुरुआत हम करेंगे। वेरी गुड। 2 मिनट, 1 मिनट जरा वो 2 फोटो को ले लेंगे। हाथ लगाइए, लाठी हाथ में रहनी चाहिए महिलाओं के। बस रुको, 2 मिनट रुको। हाँ, फोटो निकालने दो, वीडियो निकालने दो। वेरी गुड। ये अभी तक के अमृत काल में अभी तक की सरकारों की 7 उपलब्धियों को, जो हमसे बहुत ज्यादा ज्ञान रहता है देश के किस कोने में कहां पर क्या हो रहा है, किस स्तर पर क्या हो रहा है। तो 75 साल हो आजादी के बाद हम लोग आज पूरे देश में अमृत काल चल रहा है, ऐसा हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, और अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। और उन 75 साल के लेखा जोखा अभी तक की सरकारों का यही है कि इतनी अचीवमेंट्स हुई हैं, जो जिस स्तर पे आज भारत को होना चाहिए था इन सभी क्षेत्रों में, वो उस स्तर से कितना ऊपर है कितना नीचे है, ये आने वाले समय में आपको आंकड़े भी पेश कर दिए जाएंगे। और इसमें हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेते, क्योंकि जब हमने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था तो उसकी मूल भावना ये थी कि जनता के बीच में से नेता चुन के आएंगे जो जनता का ही काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे किस प्रकार से इसका स्वरूप बदला, और आज की तारीख में तो कुछ ज्यादा ही अच्छा सर्कस भी चल रहा है। कभी कभी लोग ऐसा भी कह देते हैं कि सर्कस चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी चल रही है, एक दूसरे के पाप गिनाए जाते हैं, अपने कर्म की कोई बात ही नहीं करता।
लेकिन अंत में पिस कौन रहा है? भारत का जनमानस, भारत की आम जनता। मेरी उम्र भी इतनी हो चुकी है, दिल्ली से ही पैदा हुआ था, तकरीबन पिछले 35-40 साल से तो मैं भी बहुत कुछ सुन रहा हूँ इन मुद्दों के बारे में। पहले सुना करता था, आज तक तो ये हद हुए ही नहीं। तो किसी एक सरकार का दोष नहीं है, ये आज तक की सभी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड है। हमने ये रखे क्यों है और अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने इन 7 मुद्दों के ऊपर बात करना क्यों शुरू किया? क्योंकि जब तक ये 7 मुद्दे कायम रहेंगे भारत देश में, भारत विश्व गुरु तो कभी नहीं बन सकता। विश्व गुरु बनाने के चक्कर में कुछ नीतियां सभी पार्टी ऐसी अपना रही हैं कि आज की तारीख में वो विश्व गुरु बनता जा रहा है। और इस चीज को लेके हम लोगों को ना, एक आम जन को बड़ी तकलीफ होती थी। एक और आपको मैं छोटा सा परिचय दे देता हूँ। हमारे इस तरह मंच पर आपको जितने भी लोग मिल रहे हैं, ये आप ही के बीच में से आए हुए आम लोग हैं जो अपने अपने प्रोफेशन में अपनी अपनी जगह पर कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को ना राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं, ना था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब हम लोगों ने राजनीति में थोड़ी सी दिलचस्पी लेनी शुरू की, तो हमें यह दिखना शुरू हुआ कि यार अच्छे लोग अगर राजनीति से किनारा कर जाएंगे तो ना कम अच्छे लोग या ना काबिल लोग उन सीटों पर काबिज हो जाते हैं और वो नीतियां अपने लिए बनाएंगे, जनता के लिए नहीं बनाएंगे। तो हमने कहा बेडरूम में बैठ के गॉसिपिंग करके या ड्राइंग रूम में या चाय की टपरी पर बैठ के या रेस्टोरेंट में बैठ के गॉसिपिंग करने से क्या होगा? क्यों ना हम भी इस विष को पीते हैं, निकलते हैं घरों से बाहर, अपने मन मस्तिष्क को मजबूत किया, अपनी चीजों को मजबूत किया और हम लोग उतरे। और अब हम 2024 में आने वाले लोकसभा चुनावों में पूरी 543 सीट्स के ऊपर अपने कैंडिडेट्स उतारने जा रहे हैं। और ये अचीवमेंट अभी तक की सरकारों की है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी क्या तैयारी किस तरीके से आपकी? तैयारी तो यही है कि जब हमें दिख रहा था कि ये सभी दोनों मुख्य रूप से 2 राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं और जनता को आपस में लड़वाते हैं, बताते हैं कि वो तुम्हारे लिए खराब कर रहा है, मैं सही करूंगा, इनका हमसे हटके सारा मैं पर आ गया। तो हमने जब इनसे देख लिया कि हम बार बार इन्हीं से ठगे जाते हैं, तो हमने निर्णय लिया था कि अब हमें आना ही होगा, क्योंकि शिकायत करने से कुछ होगा नहीं। अगर ये गंदगी साफ करनी तो इस गंदगी में उतरना पड़ेगा। और मुख्य रूप से मेरा तो मानना ये है कि अगर भाजपा से लोग परेशान हैं और भाजपा को गाली देते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि भाजपा वो वाला पेड़ है जो कांग्रेस जैसी ज़मीन पर खड़ा है। कांग्रेस यदि सही रहती, सही काम उन्होंने किए होते, उनको बहुत लंबा समय मिला है। तो ये सारे मुद्दे आज भी जिंदा है, ये होते ही ना। और भाजपा उन्हीं मुद्दों पर खेल रही है और ये जनता को भ्रमित करते रहते हैं। असल में दोनों एक ही है। आप अच्छे से विश्लेषण कीजिएगा, जितने भी भाजपा के कैंडिडेट अभी तक आए थे, उसमें से आधे से ज़्यादा वही थे जो पहले कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ चुके हुए। तो इन दोनों से यदि आप उकता चुके हैं, इन दोनों से आप परेशान हैं और देश में कुछ वास्तविक सकारात्मक करना चाह रहे हैं, तो ये मंच उन्हीं के लिए है। हमें ना किसी भाजपा से परहेज, ना हमें कांग्रेस से परहेज, ना हमें भाजपा से लगाव, ना हमें कांग्रेस से लगाव। हमारा सिंपल सा मानना है, साधारण से हमारा मत है, इनसे ऊब चुके हो तो हमारे साथ आ जाना। और हमें कोई जल्दी नहीं है। हम लोग सभी अपनी राजनीतिक विरासत बनाने के लिए नहीं आए। आने वाले 10-20 साल में हम पूरे देश को अपनी राजनीतिक विरासत दे के जाएंगे, उसके लिए हम कार्यरत हैं। देखिए, भारतीयता है क्या? जब आप किसी भी पूरे भारत देश में ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर नॉर्थ ईस्ट से लेकर राजस्थान सुदूर कॉर्नर तक, किनारे तक जब आप बात करते हैं, किसी से जाति के आधार पर भेदभाव कर लें, भाषा के आधार पर भेदभाव कर लें, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव कर लें, लिंग के आधार पर भेदभाव कर लें, तो भारतीयता नहीं कहलाती। आप सबसे पहले एक क्षेत्र में बढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपने क्षेत्र में यदि आप प्रदेश में आ गए तो वहाँ पर आप जातियों में बढ़ जाते हैं। और जैसे ही देश से बाहर निकलते हैं, आप सारा इंडियन ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं विदेशों में ट्रैवल करता रहता हूँ, मुझे पता रहता है। तो वहाँ पर कैसा सिनेरियो हो जाता है। जब आप देश से बाहर जाते हो तो अचानक से आप इंडियन या भारतीय बन जाते हो। तो भारत में रह के भारतीय क्यों नहीं बनते? ये जातिगत भेदभाव का ही तो फायदा उठा रही है अभी तक की सभी मौजूदा पार्टियां। पहले धर्म के नाम पे लड़वा देंगे, फिर उसके बाद जातियों के नाम पे। ये नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है कि जो धर्म की राजनीति नहीं करेगा उसे पूछा नहीं जाएगा। आने वाले 2-4 साल में पता लग जाएगा, आप देखिएगा ना, आप नजर रखिएगा। हमने तो आपके माध्यम से आह्वान किया, हमें धर्म की राजनीति करनी ही नहीं है, हमें जाति की राजनीति करनी नहीं है, हमें भारतीयता की राजनीति करनी बन गया है। और भव्य राम मंदिर बनना भी चाहिए। इतनी बड़ी आबादी जब देश की भगवान राम को पूजती है, उनको अपना आराध्य मानती है, तो उनके प्रतीक, उनके मंदिर, उनके आस्था स्थान क्यों नहीं होने चाहिए? लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? इसे बनाया ही क्यों गया? आप ये देखिए ना, आज ही अभी पीछे मोदी जी ने घोषणा की थी ना, महीना भर भी शायद हुआ होगा, 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे अगले 4-5 साल तक। ये है मेरे देश का विकास। यानी आप 150 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को आज मुफ्त का भोजन दे रहे हैं। यानी वो इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने 2 वक्त की 2 जून की रोटी कमा सके। यही है मेरा भारत का विकास। मैं परेशान हूँ अपने देश की स्थिति को देख के। मेरी व्यक्तिगत स्थिति बहुत बेहतर है, मुझे आवश्यकता ही नहीं आने की। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति आ गया ना यहाँ पे गंद को साफ करने के लिए, तो मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं, कुछ प्रोएक्टिव होते हैं मेरे जैसे, हमारे जैसे। हम आगे हैं, मंच तैयार कर दिए, आइए। हमें रातों रात परिवर्तन नहीं कर सकते, हम करेंगे भी नहीं।
जनता जब हमें अच्छे से समझ जाएगी ना, जी खोल के समर्थन करेगी। हो सकता है साल लगे, 2 साल लगे। देखिए, हमारा कहना ये है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश में भारत, भारतीय और भारतीयता की राजनीति होनी चाहिए थी, किंतु इस देश में राजनीति तुष्टीकरण और सांप्रदायिकवाद की होगी। उसके वजह से कॉमन आदमी के जो एजेंडा थे वो पीछे चले गए, और कॉमन आदमी यानी भारत का रहने वाला हर एक धर्म का नागरिक, हर एक जाति का नागरिक, जिसकी राजनीति हमें करनी है। और ये राजनीति करने के लिए अखिल भारतीय, हम सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बैनर के नीचे जोड़ना चाहते हैं और उनके हितों के लिए काम करना चाहते हैं। चुनाव से पहले को 50% भागीदारी देने का हमारा स्लोगन ही है, आदि संख्या आदि सत्ता। इस स्लोगन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि आदि अगर हमारी आबादी महिलाओं की है तो आदि संख्या उनकी सत्ता में होनी चाहिए, और इसलिए हम 33% रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं, तो हमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। गठबंधन यानी हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है 10 साल हो गए, अभी कांग्रेस की ज़रूरत है। क्योंकि इसके पीछे का विश्लेषण ये है कि लगभग 10 सालों में बीजेपी का जो मुख्य संगठन है, बैकअप संगठन जो है आरएसएस, उनकी जो शाखाएं बढ़नी थी वो केवल 2000 शाखाएं बढ़ी, 52 से 54,000 बढ़ी। तो अगर सत्ता में होते हुए भी अपना संगठन अगर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो राहुल गांधी को इसलिए लाया जा रहा है कि आरएसएस बढ़े, और इसलिए इंडिया वाले हो या एनडीए वाले हो, ये दोनों मिलकर काम करते हैं और इस भारत देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं, ये हमारा मानना है। 7 मुद्दे क्या है ताकि हमारे 7 मुद्दे हैं, जिस 7 मुद्दों को लेकर हम लोग ने यहाँ पे मटकी फोड़ी है कि स्वास्थ्य सेवाओं का प्रॉपर स्वास्थ्य सेवा दिया जाए, किसान नीति में फेरबदल हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, बेरोजगारी पर काम हो, शिक्षा नीति पर काम हो, महिलाओं के अत्याचार कम हो, इस प्रकार के जो सांप्रदायिकता कम हो, ये 7 मुद्दे लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये 7 मुद्दों पर हम लोग ऑलरेडी कुछ प्लान बनाए हुए हैं, किस प्रकार से इलेक्शन आएंगे तो हमें अप्रोच करना है। 21 राज्यों में रीच कर चुके हैं कि 21 राज्यों की कार्यकारिणी हमारे पास तैयार है। दिल्ली की क्या हमारी दिल्ली में यही रणनीति है कि ये फ्री की जो सेवाएं दी जा रही हैं, इससे क्या हो रहा है कि लोग स्वस्थ घर में बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग इस तरह से कमाएं कि फ्री देने की उनको आवश्यकता ना पड़े, यानी आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने कहा था, लेकिन उसका प्लान कुछ नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर दिल्ली बनाए, जिससे लोगों को फ्री देने की आवश्यकता ना पड़े और वो कुछ कष्ट कर यानी कुछ क्रिएटिव कर प्रोडक्शन अगर जब तक नहीं होगा जनता से, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटी कैसे बढ़ाए दिल्ली में, इस पर हम लोग काम करेंगे। क्लास तमाम मुद्दों को लेकर आप इतनी उम्मीद है कि जो मिडल एज के लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हम नए मुद्दे और नए तरीके से लोगों के सामने जाने वाले हैं। तो जो 40+ लोग हैं वो हमारे साथ आने की पूरी संभावना है, वो हमारे मुद्दों से अट्रैक्ट होंगे, और जो युवा हैं, जो 22 से 25 के युवा हैं, वो भी अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमारे जो उम्मीदवार रहेंगे वो मैक्सिमम युवा उम्मीदवार रहेंगे, जिन्हें हम उतारेंगे मैदान। कितने लोग 20-25 लोग हैं वैसे, यानी कैंडिडेट इतने बड़े तो नहीं, लेकिन छोटे दल के कुछ लोग हमारे साथ हैं, 20-25 लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन